नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं मोदी के उस ऑपरेशन की जिस ऑपरेशन में निशाने पर बिहार है। और सिर्फ बिहार ही नहीं है, निशाने पर नीतीश भी है। और उस ऑपरेशन को सीबीआई लीड कर रही है। और वो मामला है, आपको पता है, सबको पता है, सृजन घोटाला। जी हाँ, सृजन घोटाला की मुख्य आरोपी रजनी प्रिया बेऊर जेल पहुंच चुकी है। कल कोर्ट में सीबीआई उपस्थित हुई और उन्हें बेऊर जेल भेज दिया गया। मीडिया ने बात करने की भी कोशिश की, हालांकि वो मीडिया से दूरी बना कर रखी। लेकिन जरा उसके चेहरे पर आप के भाव को देखिए, कितना निश्चिंतता के भाव के साथ वो जेल जा रही है। हाँ, मीडिया वाले ने जब घेराबंदी की तो थोड़ा चेहरे पर जरूर शिकन देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके की थोड़ी शिकन जरूर आई है। लेकिन जब वो वहाँ से निकल रही थी तो उनका तेवर देखिए। हथकड़ी तो हाथ में नहीं था, स्वाभाविक तौर पर हथकड़ी रहेगा भी नहीं, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन जो चीज़ें खबर में आ रही हैं वो चीज़ें ऐसी हैं कि बिहार में जो कल हमने चलाया था कि बड़ा बवंडर होने वाला है, राजनीतिक बवंडर, तैयारी उसी की तरफ। 2 दिनों के सीबीआई की पूछताछ, दिल्ली में उससे पूछताछ हुई है। और जिन बातों को लेकर सीबीआई कह सकते हैं कि पिछले 6 वर्षों से इंतजार कर रहे थे। चार्जशीट में तो सारी चीज़ें उन्होंने दे ही रखी है। जितने अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है उस मामले में उन्होंने पूरे कांड का कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, वो सारी चीज़ें वो एक्सप्लेन कर ही चुके हैं। ईडी ने संपत्ति जब्त कर ही ली है। जितना भी संपत्ति रजनी प्रिया और उसके हस्बैंड के नाम से, मनोरमा देवी के नाम से जो भी संपत्ति था वो उसको जब्त कर लिया है। बेनामी संपत्ति तो अब संभव भी नहीं है कि उसकी वापसी प्रिया से भी हो सके। अब कोर्ट में भी जिस तरीके से चीज़ें चल रही थी, बहुत कुछ अब रजनी प्रिया के अनुकूल नहीं है। 23 मुकदमे दर्ज हैं, 5 ईडी का मुकदमा दर्ज है। हर मामले में वो मुख्य अभियुक्त है। ऐसे में जेल से निकलना काफ़ी मुश्किल है। फिर भी चर्चा जोरों पर है कि गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने जिनसे पूछताछ की है और पूछताछ के दौरान जिन बातों पर सीबीआई मोहर लगाना चाहती थी उन बातों को प्रिया ने स्वीकार कर लिया है। उस तमाम नेक्सस के बारे में, क्योंकि मनोरमा देवी की पुतौह होने की वजह से ये काफ़ी करीब रहा मनोरमा देवी के। बेटे उतने करीब नहीं रहे जितने करीब ये रही हैं। हर एक गतिविधि की जानकारी रजनी प्रिया के पास है, हर एक गतिविधि की। और कहाँ पैसा गया, कैसे पैसा गया, कौन कौन लोग इस खेल में शामिल थे, किस पार्टी की रैली में पैसा कितना लगा, कहाँ क्या अकाउंट से ट्रांसफ़र हुआ है, हर एक जानकारी प्रिया के पास है। वो सारी जानकारी उन्होंने सीबीआई को दिया है। जो सीबीआई के सोर्स जो बता रहे हैं कि पूरे बातचीत का वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ है। साथ ही लगभग 300 पेज का स्वीकारोक्ति बयान टाइप हुआ है, उन्होंने स्वीकार किया है। पूरी विस्तृत तरीके से उस स्वीकारोक्ति बयान में उन्होंने सब कुछ सीबीआई को बता दिया है कि इस केस में कैसे कैसे पैसा आता था, कैसे कैसे बैंक से किस डीएम की क्या भूमिका थी, किस अधिकारी की क्या भूमिका थी, क्या अधिकारियों को ये बात पता था कि नहीं पता था, मनोरमा देवी के माध्यम से जो पैसे का ट्रांजैक्शन होता था उसमें कौन कौन राजदार हुआ करता था और उसका लाभ किस किस ने उठाया है। वो सारी बातें उन्होंने ऑन रिकॉर्ड स्वीकारोक्ति बयान में उन्होंने कह दी है। साथ ही उन्होंने ये भी लिख कर दी है कि अगर सीबीआई मुझे सरकारी वकील बनाना, अगर सीबीआई मुझे सरकारी गवाह बनाना चाहती है तो हम गवाह बनने को भी तैयार हैं। मेरा इस मामले में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। किस तरीके से चीज़ें चली हैं वो उन्होंने पूरी तौर पर बता दी है। सीबीआई की भी कोशिश यही थी कि रजनी प्रिया के गिरफ्तारी के बाद जो जिन तथ्यों के सहारे वो मामले को आगे बढ़ाना चाहती हैं, क्योंकि सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी थी। सिर्फ गिरफ्तारी, रजनी प्रिया और उसके हस्बैंड की गिरफ्तारी की बात थी और कैसे घटना घटी सब कुछ
तथ्यों के साथ सीबीआई ने, क्योंकि अधिकांश डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, कोई ऐसा भी नहीं है किसी गवाह की ज़रूरत है, जहां उसके अकाउंट से पैसा निकला, किसके अकाउंट में गया, फिर वो किसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ, उससे कौन सी संपत्ति खरीदी गई, वो सारे एविडेंस ऑन रिकॉर्ड हैं। इसलिए सीबीआई और ईडी को ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ा कि भाई जो ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं वो तो बैंक के ट्रांजैक्शन से ही पता चल गया कि कौन कौन लाभुक है, कहाँ कहाँ भागलपुर में इन्वेस्ट हुआ, कौन सा मार्केट कम्प्लेक्स बना, बेंगलुरु में किस अपार्टमेंट में पैसे का इन्वेस्टमेंट हुआ, दिल्ली में कहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ, गुड़गांव में कहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ, पूना में कहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ। जितने तरह के इन्वेस्टमेंट हुए वो सब ऑनलाइन ट्रांसफ़र के माध्यम से हुआ है। तो वो सारी चीज़ें तो ईडी की पकड़ में है ही, अधिकांश संपत्ति को ईडी ने जब्त भी कर दिया है। लेकिन जो पॉलिटिकल नेक्सस था और प्रशासनिक नेक्सस, वो सारे लेन देन दूसरे माध्यम से हुआ था। वो माध्यम बिना रजनी प्रिया के स्वीकारोक्ति बयान के या जानकारी के संभव नहीं था। सीबीआई को तो अन्य सोर्स से बहुत सारी चीज़ें पता चल गई थी, जो भी उनके कर्मचारी गिरफ्तार हुए, फिर जो उनके पैसे से भागलपुर में कई संपत्ति अर्जित की, कई मॉल बनाया, वो सारी चीज़ें तो सीबीआई को पता चल ही गया था। लेकिन पॉलिटिकल नेक्सस और ब्यूरोक्रेसी में किस तरीके से पैसे का खेल हुआ, ये तार सीबीआई जोड़ नहीं पा रही थी। वो क्योंकि वो ऑन रिकॉर्ड या ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन के सहारे नहीं हुआ था। सिवाय हीरा व्यापारी को अगर छोड़ दें, हीरा व्यापारी के यहाँ ऑनलाइन मनोरमा देवी के अकाउंट से पटना के एक नेता के रिश्तेदार के अकाउंट में पैसा आता है, उस रिश्तेदार के यहाँ से हीरा कारोबारी के यहाँ पैसा जाता है, और हीरा कारोबारी के यहाँ से ब्यूरोक्रेसी के में जो आईएएस अधिकारी हैं उनके परिवार के बीच वो हीरा का अंगूठी और बाकी हार जेवरात जो भी है वो वहाँ से ट्रांजैक्शन होकर जाता है। एक वो ट्रांजैक्शन स्पष्ट है, एक आईपीएस अधिकारी के अकाउंट में भी ट्रांसफ़र हुआ है, वो भी स्पष्ट है। एक अधिकारी आईपीएस अधिकारी विदेश घूमने गए हैं, वो भी ट्रांजैक्शन, वो सब ऑन रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन है। कहाँ किस में खर्च हुआ है, भागलपुर के स्पीकर पर कितना खर्च हुआ ऑन रिकॉर्ड, डीएम पर कितना खर्च हुआ, वो सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है, मतलब वो रिकॉर्ड में है। लेकिन रिकॉर्ड के अलावा जो चीज़ें करोड़ों करोड़ रुपए जो खर्च हुए हैं, कहाँ किसको किस तरीके से चंदा दिया गया है, किस रैली में पैसे को खर्च किया गया है, चुनाव के दौरान कैसे कैसे नेताओं को पैसे से मदद किया जाता था, ये सारी चीज़ें ऑफ रिकॉर्ड था और कोई लीगल ट्रांजैक्शन नहीं था। प्रिया ने यही चीज़ सीबीआई को बताई है और 300 पेज का स्वीकारोक्ति बयान है। अब आप समझ सकते हैं कि उस 300 पेज में क्या क्या हो सकता है, और उन्हीं स्वीकारोक्ति बयान के सहारे सीबीआई अब आगे की कार्रवाई करने पर विचार कर रही है। अभी तक जो टीम जांच कर रही थी उसमें डीआईजी स्तर के अधिकारियों को अलग तरीके फिर से अलग एक टीम बनाकर लगाने पर विचार हो रही है। एक टीम पटना पहुंच भी गई है, दूसरी टीम भागलपुर में पहले से कैंप कर रही है, और खबर ये आ रही है कि कई अलग अलग राज्यों के जो अधिकारी हैं अलग अलग जगहों पर कुछ महीने के लिए, 3-4 महीने के लिए सारे लोगों को पटना में कैंप करने के लिए कहा गया है। और जो खास करके जो नेक्सस है, उस नेक्सस को कैसे कानूनी प्रावधानों के तहत उन पर कार्रवाई हो सके, इसकी तैयारी सीबीआई ने शुरू कर दी है। जो प्रिया ने जो स्वीकारोक्ति बयान कहा है, उस बयान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सत्ता के गलियारे से सीधे सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। किस माध्यम से पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है, ये भी जानकारी उन्होंने दी है, और उसके बदले में संस्थान को क्या लाभ पहुंचाया गया, किस पत्र के सहारे संस्थान को ये छूट मिली पैसे के ट्रांजैक्शन का, वो सारे पत्र कैसे निर्गत हुए और उसमें किस पॉलिटिशियन की क्या भूमिका रही है, वो सारी बातें उस 300 पेज के स्वीकारोक्ति बयान में दर्ज हो चुका है। अब इस स्वीकारोक्ति बयान का इस्तेमाल सीबीआई क्या करती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि उस रजनी प्रिया का बयान अपने आप में काफ़ी है कई राजनेताओं को जेल के सलाखों पीछे के भेजने का। लेकिन आज के दौर में जो चीज़ें चलती हैं, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से चीज़ें चलती हैं, ये भी देखने वाली बात होगी कि उसका कितना किस तरीके से इस्तेमाल होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि सृजन घोटाला जो इस प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला है, उस घोटाले के
पीछे किन किन लोगों का हाथ था और किन किन लोगों के सहारे पैसे का बंदरबांट हुआ, ये अब सारी चीज़ें परत दर परत कह सकते हैं रजनी प्रिया की गिरफ्तारी के बाद सब कुछ सामने आ गया है। और अब देखना यह है कि सबसे बड़े घोटाले में सीबीआई फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले किन किन लोगों को गिरफ्तार करती है।